बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, रवां हफ्ते पाकिस्तान के अंदर SCO समिट का इनेकाद होने जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। इसके अंदर इंडिया, रशिया, चाइना, कज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान ये मेंबरान ममालिक हैं जिनके अहम रहनुमा और मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं, जबकि ऑब्ज़र्वर ममालिक में से अफ़गानिस्तान जो है वो इस इजलास का हिस्सा नहीं होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर हो रही है तो इसके 3 बुनियादी एजेंडे होते हैं। सियासी होता है, सिक्योरिटी होता है और इक़्तिसादी होता है। और पाकिस्तान को ख़ित्ते के अंदर अपने ताल्लुकात और ख़ास तौर पर मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर उसका इनेकाद होना और इसकी कामयाबी बहुत ज़रूरी है। इस मुलाकात के अंदर तमाम जो अहम रहनुमा आते हैं उनसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात भी करेंगे और फिर साइड लाइन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस मुलाकात के अंदर इन मुलाकातों की अहमियत क्या होगी, इसी पर हम आज बात करेंगे और हम इससे हासिल क्या करेंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र क्योंकि भारत का एक वक्त इसके अंदर आ रहा है और पाकिस्तान का एक तवील डेडलॉक भारत के साथ मौजूद था और फिर कोई उस तरह सिफारती सतह पर रवाबित भी उस तरह नहीं थे, तो इस वक्त की पाकिस्तान आमद के हवाले से भी इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि कैसे यहाँ पर इन ताल्लुकात में क्या ये डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाज़े तौर पर भारत की जानिब से भी कह दिया गया है क्योंकि SCO की एक समिट है, ये उसके अंदर शिरकत कर रहे हैं तो उसके अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस अहम कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद और फिर इसकी कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आएगी। वहाँ पर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन्हीं दिनों के अंदर इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। अब क्या ये वक्त मुनासिब है एहतजाज के लिए? हम मानते हैं कि जब हुकूमतें जो हैं वो अहम मामलात के अंदर होती हैं तो आपके पास एक बारगेन की अच्छी पोजीशन होती है। क्या इस चीज़ को बारगेन के लिए अच्छी पोजीशन बनाना मुनासिब होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साहब मौजूद हैं, राव खालिद साहब मौजूद हैं और साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्जिया करूँगा, शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, SCO समिट के हवाले से आपने इससे कबल हमें बड़े तफसीलन बताया कि ये किस तरह होती हैं, क्या मकासद होते हैं। हमारी तवक्कुआत जो हैं वो काफ़ी हाई हैं इससे, तो क्या तवक्कुआत होनी चाहिए और हमें हासिल क्या होगा, ज़रा इस सवाल से भी हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, पहले तो मकासद इनके क्लैरिटी से पता लग जाए, क्योंकि अगर आप चार्टर पढ़ते हैं ना SCO का तो उसमें आपको 3 बड़े मकासद नज़र आते हैं इस तंजीम के। आपने उसकी अहमियत तो बता ही दी। पहला है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, यानी इस खित्ते का अमन और उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है, इस्तेहकाम जो है, ये नंबर 1 पे है। दूसरा है आपका कि आपके ये जो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं और उसके साथ आपका ये है कि आपने प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करनी है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने रोकना है। और तीसरा और सबसे अहम मेरे नज़दीक ये है कि आपने कोऑपरेशन बढ़ाना है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक फील्ड में, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपकी इंटीग्रेशन हो जाए। याद रहे कि ये इसमें बहुत सारे, चूँकि आपने नाम गिनवा दिए कि बहुत सारे ममालिक हैं, तो ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल फोरम नहीं है। तो वो लोग जो ये बात कर रहे हैं जी कि इसमें कश्मीर की बात होगी कि नहीं, इसमें फ़लस्तीन की बात होगी कि नहीं, और चूँकि यानी हिंदुस्तान से भी आ रहे हैं, एक मंदूब आ रहे हैं, तो उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एज वी स्पीक अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो डिक्लेरेशन होता है ना, जब आपकी कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई समिट या काउंसिल ख़त्म होती है तो एक डिक्लेरेशन होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है तफसील से कि ये सारे सरबराहान मुमलकत मिले और इन्होंने मिल के इन चीज़ों पे ये किया, और इस तंजीम का मतमाए नज़र या इसका व्यू पॉइंट जो है, मिसाल के तौर पे गज़ा के बारे में क्या है, फ़लस्तीन के बारे में क्या है, कश्मीर के बारे में, जनरल और ब्रॉड टर्म्स में होता है, डिटेल में नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको पता है ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। देखिए, ये 2 बड़े फोरम हैं SCO के। एक है हेड्स ऑफ स्टेट का, जिसका कि पिछले 2 महीने कबल कज़ाकिस्तान आस्ताना में उसका इजलास हुआ, साल में 1 दफ़ा होता है। दूसरा है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें कि यानी वज़राए आज़म जो है वो नॉर्मली वो आते हैं, वज़ीर ख़ारजा भी आ सकते हैं। अब इन पे ये है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट का होता है उसमें हेड्स ऑफ स्टेट डायरेक्शन देते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, और उसके बाद जो ये वज़राए आज़म का होता है जो कि ख़ुद भी यानी 1 साल में 1 दफ़ा होता है,
इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो जो प्रायोरिटीज़ उनको मिलती हैं या वो जो हिदायत हेड्स ऑफ स्टेट देते हैं उसको किस तरह से अमली जामा पहनाना है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, तो वो आपके वज़राए आज़म करते हैं। और साथ ही बजट अप्रूव होता है, जिसको सेक्रेटेरिएट इसका है ना, उसका बजट वगैरह कि किस तरीके से अगर ये हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें बजट कैसे होगा। तो ये हो गया आपके दो इम्पॉर्टेंट इसकी काउंसिल। 3 और भी काउंसिल्स इनकी हैं। याद रहे कि जब हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिलते हैं, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हो या काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हो, उससे पहले एक तवील सिलसिला होता है जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स मिलते हैं, वो देखते हैं अच्छा जी ये डेक्लेरेशन हमने बनानी है, इसमें क्या क्या अवामिल होने चाहिए, सारे इसको मिल के बनाते हैं। फिर उसके बाद आपके यानी सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, फिर उसके बाद आपके मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, और फाइनली फिर ये होता है कि हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो मिलते हैं और उस पर दस्तखत करते हैं उस डेक्लेरेशन पे, और फिर उसके बाद वो उसको फॉर्मली अनाउंस किया जाता है। अब इसमें साइड लाइन्स की मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ इसमें होती है, उसको हम रिट्रीट कहते हैं। जब इस तरह की कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें यानी कॉन्फ्रेंस से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ 3-4 घंटे उसमें ऐसे होते हैं जिसमें ये सारे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ आपके जो है स्टेट हैं वो एक इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं। उसमें कोई नोट टेकर नहीं होता, मिनट नहीं को लेता, वो आपस में बात करते हैं। ये बड़ी एक अहम चीज़ होती है, रिट्रीट इसको कहते हैं। अब पता नहीं इस्लामाबाद में जो हो रही है ये रिट्रीट होगी कि नहीं। इसमें बहुत सारे अहम मामलात जो हैं वो 2-3 लफ्ज़ों में यानी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रूस का है या चाइना का है और पाकिस्तान वहाँ यानी उनके भी वज़ीर आज़म या हेड ऑफ स्टेट हैं यानी सदर मोहतरम हैं, तो वो 2-3 बातों में ही बात करके तो पूरी कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक अहम पहलू होता है। देखिए ये मेज़बानी जो है ना, ये जो आपने वो खदशे का इजहार किया, अब उसकी तरफ आते हैं, 2 मिनट उस पर लगाते हैं। इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके 2 पहलू होते हैं बुनियादी। पहला पहलू होता है लॉजिस्टिक्स का, जिसमें होता है कि ये आज इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं, इन्होंने रहना कहाँ है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन का क्या बंदोबस्त है, इनकी एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल कैसे होगी, इनकी सिक्योरिटी का क्या यानी बंदोबस्त है। ये सारे जो हैं ये लॉजिस्टिक्स में आते हैं। दूसरा होता है आपका सब्सटेंटिव पार्ट, जिसमें होता है कि इसमें बात क्या होनी है, डेक्लेरेशन कैसे बनेगी। और मैं चूँकि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ करवा चुका हूँ, उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने यहाँ सार्क करवाई, और मैं जानता हूं कि इस वक्त यानी डेक्लेरेशन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस वो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। नजम साहब ये बता दीजिए डेक्लेरेशन का आपने 2-3 दफा जिक्र किया, डेक्लेरेशन का इख्तियार किसके पास होता है? ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए, या ये फिर एक कमेटी उनकी मुकम्मल जो पूरी तंजीम? ये सारी चीजें जिस तरह मैंने कहा ना कि सीनियर ऑफिशियल्स जब मिलते हैं ना बहुत पहले इसको यानी कॉन्फ्रेंस से पहले, तो वहां पे बात होती है, एजेंडा सेट होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो पीछे डेक्लेरेशन हुई थी ना उसको सामने रखा जाता है और उसमें से देखा जाता है कि कौन सी ऐसी बातें थी जो हमने की और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसको बीच में शामिल करते हैं। फिर जो एक साल में खित्ते में या आलमी तौर पे कुछ चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे जब पिछली दफ़ा ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का हुआ था तो उस वक्त गज़ा की सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं थी, इजराइल को पे हमला नहीं हुआ था ईरान का, और मिडल ईस्ट में जंग का ख़तरा नहीं था। तो इस दफ़ा जो मेन फोकस होगा वो होगा इस सूरत हाल में। पाकिस्तान ने अकेले फैसला नहीं करना, ये फैसला कंसेंसस से होता है, सारे लोग मिल के बात करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग होती है और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में बड़े बड़े जय्यद लोग बैठे होते हैं और वो कॉमा सेमीकोलन ये इसका ये मतलब निकलेगा, बड़ी एहतियात से ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। यूक्रेन की बात इसमें कम ज़रा थोड़े से लो लेवल पे होगी, इसलिए कि रूस उसमें शामिल है और चाइना उसमें शामिल है, और चूंकि इस ब्लॉक को समझा जाता है कि ये ईस्टर्न ब्लॉक है वीज़ा वी द वेस्टर्न ब्लॉक, तो उसमें जो ईस्टर्न ब्लॉक को सूट करती हैं चीज़ें वो इसमें आएंगी। इस वक्त की आखिरी बात ये याद रहे कि SCO इसके साथ ही ब्रिक्स भी है और उसमें भी इंडिया है और रूस है और चाइना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि UN में तो 193 मेंबर हैं, ये इस तरह की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की और फिर एक ही जैसी बनाने की ज़रूरत क्या है? उसका सिंपल सा ये जवाब है कि सारे मामलात UN में हल नहीं होते, खित्ते के अपने अलहदा भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लिहाजा दूसरी क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, ये नेटो की तरह की कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है,
कि जिस पे फॉर इंस्टेंस ये है कि जी रूस पे हमला होगा तो पाकिस्तान बीच में शामिल हो जाएगा। ये प्योरली काउंटर टेररिज्म ओरिएंटेड, इकोनॉमिक्स यानी ओरिएंटेड और कॉन्फ्लिक्ट फ्री करने के लिए ये तंजीम बनी है। अब आखिरी इसकी बात ये है जो आपने बात खदशे का इजहार किया। देखिए, पीटीआई के तमाम अगर मान लिए जाएं कि उनके तमाम की तमाम शिकायत दुरुस्त हैं, उनके तमाम के तमाम मसाइल का जो है वो हल होना चाहिए, ये मानने के बाद बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम ये कॉन्फ्रेंस है। और इसमें किसी किस्म का अगर आपने कुछ करना है तो 2 दिन का इंतज़ार कर लें, 15-16 की बात है, और उसके बाद जो मर्जी करें। याद रहे कि ये पीटीआई पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, बिल्कुल, और अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हिंदुस्तान जैसे दुश्मन जो हैं वो लगे हुए हैं, तो उनको क्यों खामखा अपने मौका देना है कि उनको पता लगे देखिए जी पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें बल्कि तमाम अवाम मिलके इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और इसकी कामयाबी में पाकिस्तान की इज्जत भी है और पाकिस्तान की कामयाबी भी है। जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त की ज़रूरत है। राव खालिद साहब, पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इसके अंदर जो सिक्योरिटी और उसके साथ साथ तिजारती जो 2 अहम पहलू हैं, इसमें पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपने मसाइल को, अपनी चीज़ों को उजागर कर सके। तो एक तो ये बताइएगा, दूसरा जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि इसमें रशिया मौजूद है तो यूक्रेन की उस तरह बात नहीं होगी, तो ईरान मौजूद है तो क्या फ़लस्तीन की उस तरह बात हो पाएगी, और पाकिस्तान क्योंकि इसके अंदर मौजूद है तो क्या कश्मीर की उस तरह बात हो पाएगी? और दूसरा फिर ये एक जो पहलू पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है कि क्या मुनासिब वक्त है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे बड़े एजाज़ की बात है कि हम इसको होस्ट कर रहे हैं, और ये ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे आपने अपने मुल्क को प्रोजेक्ट करना होता है कि वो कितना कैपेबल है, किस तरह से ऐसी कॉन्फ्रेंस को होल्ड करता है और किस तरह से अपने मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करता है, अपने मुल्क को किस तरह से पेश करता है। तो ये इस हवाले से तो बड़ा है, इसमें सारे मुल्क की ज़िम्मेदारी है, आवाम की भी ज़िम्मेदारी है, इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, पीटीआई की भी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मौके के ऊपर जो है वो इस किस्म का जेस्चर ना जाए जिससे जो हमारे मेहमानों को ये तासर मिले कि ये ऐसे ही लोग हैं, हर वक्त रौला डाले रखते हैं, फड्डा किए रखते हैं, ये कुछ सीरियस नहीं है अपने मामलात को सही तरीके से, सियासी मामलात को भी चलाने के। तो और हुकूमत का रवैया भी बेहतर होना चाहिए। हुकूमत भी पीटीआई का जो कॉल है उसके ऊपर वो अब के मार वाली उन्होंने रखी हुई है पोजीशन, तो इतनी दफ़ा वो मार के चले गए आपको, अब फिर आप उनको कह रहे हैं आके दिखाओ, उनसे इंगेज करें, बात करें और ये सारा ख़त्म करें। मेरा ख्याल है प्रेशर है अंदरूनी तौर पे भी पीटीआई पे है, अगर थोड़ा अच्छे तरीके से बात कर ली जाए ख्वाजा आसिफ की बड़कों से हट के, तो मेरा ख्याल है मामला बेहतर हो सकते हैं। तो जहाँ तक इस फोरम की बात है, एक तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो बड़े अरसे बाद हमें ख्याल आया 50s के बाद के रीजनल अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। हम 7 समंदर पार दोस्तियां रख के भुगत चुके हैं, बहुत से मसाइल का शिकार रहे हैं, और जब हमें मुसीबत पड़ती है तो 7वां बैरी बेड़ा ही नहीं पहुंचता फिर। तो इसलिए हमें चाहिए कि रीजन में हम ज़्यादा रिलेशनशिप अपने बिल्ड करें, बेहतर करें। चाइना से तो हमारा है ही है, बड़ा अरसा हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, पड़ोसी है, बड़ा समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची, शहर से मीठी दोस्ती हम समझते रहे। लेकिन हम जो कंसर्न्स होते हैं नेचुरली, जितने भी अच्छे दोस्त हों, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपको उनकी सेंसिटिविटी का भी ख्याल करना होता है। तो अब मेरा ख्याल है वो चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, तो अब हम उस तरफ ज़्यादा बेहतरी से आगे जा रहे हैं। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्त रहेंगे, और बहुत अच्छी दोस्ती और ताल्लुक बहुत अच्छा है हर लिहाज से, चाहे वो स्ट्रेटजिक हो, इकोनॉमिक हो, पीपल टू पीपल हो, और एक दूसरे की लीडरशिप के बारे में जो एहतराम पाया जाता है दोनों तरफ से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाइना को प्रॉब्लम एक ही है ख़ित्ते में, और वो है कि अमेरिका यकीनन भारत को इस्तेमाल कर रहा है कि उसको इन्फ्लुएंस उसका रोका जाए बढ़ने से और कम किया जाए। चीन अपने ताईं एक आलमी क़ुव्वत बनने के करीब है, बल्कि तकरीबन बन चुका है। टेक्नोलॉजी में देखें, इक़्तिसादी तौर पे देखें, उसका इन्फ्लुएंस देखें, साउथ अफ्रीकन कंट्री से लेके और अपने इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, और अमेरिका को बड़ा सीरियस कंसर्न है इसके ऊपर। लेकिन चीन खुद भी इसको टैकल कर रहा है, और पाकिस्तान यकीनन चीन के साथ खड़ा है, तो बहुत इफ़ेक्टिवली उस सारे डिज़ाइन को जो है वो टैकल किया जा रहा है। रशिया के साथ हमारा
रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है और आगे बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मेंबरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रशिया ने प्ले किया। अभी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भी वो बहुत यकीनन बहुत अच्छे पेश है उसमें। ओवरऑल इस फोरम की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ख़तरात और ख़ित्ते का अमन एक ऐसा कॉमन गोल है जो इस फोरम पे अचीव करने का बार बार हर डिक्लेरेशन में आपको मिलेगा, अभी भी आएगा, उसमें भी ये चीज़ें होंगी। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें वो कन्फ्लिक्ट यकीनन बिटवीन द लाइंस आती हैं जो खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है, जिसमें भले फ़लस्तीन का मसला हो, भले कश्मीर का मसला हो, वो ऑब्वियसली वो पॉप अप होती हैं वो चीज़ें। उसके ऊपर अप्रोच किस तरह से उसको किया जाता है, ये इस मैटर ऑफ टाइम मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब मेरा ख्याल है भारत को भी खित्ते के अमन और सिक्योरिटी के हवाले से कोई ख़ास एतराज़ नहीं होगा और ये कॉमन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान और भारत इस फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने में। बाकी मुल्क अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाकी किसी मुल्क का आपस में उस तरह से वो कन्फ्लिक्ट उस तरह से नहीं है। चाइना भारत की थोड़ी बहुत है और पाकिस्तान भारत की ऑब्वियसली है, बाकी ममालिक की आपस में इस तरह की कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फोरम किसी न किसी सतह पे यूज़ होगा। 2020 में मेरा ख्याल है इसके कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, बाकी ममालिक से थोड़ा सा एंगेज किया गया इस इशू के ऊपर कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सिक्योरिटी अगर बेहतर नहीं होगी तो ये फोरम जितने हमने बनाए हुए हैं, SCO, ब्रिक्स हो या सार्क हो, ये इनइफेक्टिव रहेंगे क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट छोटी मोटी भी होगी तो वो सारी उसको सबोटाज कर देगी, उस सारी एक्टिविटी को। ट्रेड रिलेशंस आपके हों, इकोनॉमिक रिलेशंस आपके हों, स्ट्रेटजिक रिलेशंस हों, दीगर जो सियाहत के हवाले से मुल्क बहुत अच्छे हैं, ये सारे ट्रैवल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉप अप होती हैं चीज़ें, किस सतह पे होती हैं उसका हल निकाला जाता है, इन फोरम पे नहीं निकाला जाता, लेकिन होंगी ज़रूर, ये डिस्कस भी होती हैं और लोगों के जहन में भी होती हैं कि ये मामलात इम्पॉर्टेंट हैं। खित्ते को अगर आगे बढ़ना है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस खित्ते में, रिसोर्सफुल बहुत है, एनर्जी के हवाले से देख ले, एग्रीकल्चर के हवाले से देख ले, बाकी इक़्तिसादी हवाले से भी पर कैपिटा इनकम 3-4 मुल्कों की तो ऐसी है कि वो इंटरनेशनल जो बड़े मुल्क है उनके बराबर तकरीबन चली जाती है। तो यकीनन उस हवाले से बहुत टेक्नोलॉजी यानी ये अगर मामला को एक फोरम पर जब हल किया जाता है तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है तमाम खित्ते के ममालिक के लिए। साकिब बशीर साहब, अब ज़रा हमें ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल होगी ये जब समिट हो रहा होगा, फिर मेहमानों को रिसीव करना, और जिस तरह नजम साकिब साहब ने बताया कि एक इसका ये पहलू भी होता है कि वो कौन कहाँ स्टे करेगा, कैसे मूवमेंट होगी, समिट में आएंगे और फिर कौन कौन मुलाकातें करेगा, कैसे कैसे मुलाकातें होंगी, इस हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया गया वफाकी हुकूमत ने? एक तो इस समिट के हवाले से पिछले तकरीबन हम 20-25 दिन से फिजिकली देख रहे हैं। वैसे बिहाइंड द सीन तो काफ़ी अरसे से तैयारियां हो रही हैं, लेकिन फिजिकली देख रहे हैं कि इसकी तैयारियां इस्लामाबाद में जब हो रही थी, वो आप जो इस्लामाबाद को सजाने के हवाले से अगर बात करें कि जो रेड जोन का इलाका है उससे मुल्हिका जो है सड़कें हैं, या उसको सजाने के हवाले से, या ओवरऑल इस्लामाबाद को उसकी ब्यूटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा की गई है, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पे जो वफूद हैं वो आ रहे हैं इस्लामाबाद में। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं, 3 दिन की छुट्टी भी की गई है, और इसके हवाले से इस्लामाबाद रावलपिंडी आप ये समझें कि वहाँ पे जो तजारती मराकज़ से लेकर हर चीज़ जो है वो तकरीबन 3 दिन के लिए हर चीज़ जो है रुक जाएगी, क्योंकि रास्ते भी बंद होंगे बहुत सारे। तो उस लिहाज से तो तैयारी तो कल रात वज़ीर-ए-आज़म ने भी विजिट किया, सारे जो रूट्स हैं, जगह हैं जहाँ पे समिट होनी है, आज भी जो है वो आज तकरीबन जो है वो फाइनलाइज वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये समिट है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है खित्ते के हवाले से, ख़ास तौर पर अगरचे इसका जो एजेंडा है वो पहले से तय होता है, कोई गैर मामूली आप इसको समिट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो मौजूदा हालात हैं उनके तनाजुर में अगर देखा जाए तो ईरान इसराइल का जो एक कशीदगी का माहौल है, जो मिडिल ईस्ट में वो ईरान जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है वो यूक्रेन वार जो है उसके हवाले से भी मौजूद है, अगरचे उस पर बहुत ज़्यादा बात जो है वो होती नज़र नहीं आती। फिर इसका ये देखा जाएगा कि जो मौजूदा हालात हैं दुनिया भर में, उसके हवाले से
ये जो समिट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, या जो कन्फ्लिक्ट है खासतौर पर इसी में पाक भारत, जो पाकिस्तान भी मौजूद है, भारत भी मौजूद है, यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के अपने इख्तलाफात मौजूद हैं, चीन और भारत के भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो जो इनका जो एलामिया होगा, जो फाइंडिंग्स होगी, या ये किस एंगल से मुख्तलिफ जो कन्फ्लिक्ट है खासतौर पर खित्ते के या इससे बाहर, उसको किस एंगल से देखते हैं और किस तरह उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि अगर गजा की भी बात की जाए तो वहाँ भारत जो है वो हमास की जो है वो मजम्मत कर चुका है, इसराइल के साथ वो यकजहती भी करता रहा है, तो वो भी एक एंगल है कि यानी एक ऐसा फॉरम है जहां पर मुश्तरका तौर पर हमें यह नजर आएगा कि कौन क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और उससे फिर ये भी उसका तयन होगा कि मुस्तकबिल के हवाले से कौन क्या सोचता है। नाज़रीन, एक और अहम मामला है और वो है आईनी तरमीम के हवाले से। अब ऐसा लगता है कि ये फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो चुकी है, क्योंकि तमाम जमातों के जो है मुसव्वदे अब तकरीबन सामने आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात का मुसव्वदा भी अब सामने आ गया है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आईनी तरमीम का ये मामला है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है, और हुकूमत के साथ देने से इनकार कर दिया मौलाना फजल रहमान ने, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी है। और पीपल्स पार्टी का जो मुसव्वदा सामने आया है, और अब से कुछ ही लम्हात पहले मौलाना फजल रहमान JUIFA का जो मुसव्वदा सामने आया है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर बड़ा इख्तलाफ है, वो है आईनी अदालत का। पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज कह दिया कि ये तो कायदे आज़म का ख्वाब था, कायदे आज़म ये चाहते थे कि आईनी अदालत बने। उन्होंने माजी में एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा दिया जहां पर कायदे आज़म ने उन्होंने अपने ट्वीट्स में बताया कि इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, जबकि मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं और उनकी जमात ये समझती है कि आईनी अदालत नहीं, बल्कि अगर 200 केसेस हैं तो 200 केसेस के लिए एक अलहदा अदालत क्यों बनाई जाए। और वो ये भी समझते हैं कि एक बेंच तश्कील दे दिया जाए और उस बेंच के जरिए इन केसेस को सुना जाए। तो ये वो बुनियादी इख्तलाफ है जो अब भी बरकरार है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुसव्वदा भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत में चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान होने चाहिए, ये 7 अरकान पर मुश्तमिल होनी चाहिए आईनी अदालत के लिए। चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर होगा, और कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? 4 अरकान पार्लियामेंट होने चाहिए, वफाकी वजीर कानून होने चाहिए, और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होना चाहिए, और चारों प्रोविंसेस की नुमाइंदगी जो है वो यकसा होनी चाहिए। तो अब पहले तो ये था कि मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि हमें तो कोई मुसव्वदा दिखाया नहीं गया। अब मुसव्वदा सामने आ गया, इस पर मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि कौन किसको राज़ी करने में कामयाब हो जाएगा। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जिक्र यहाँ पर इस तरह है कि उन्होंने अभी तक कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाए। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, उसके बाद हम अपना मुसव्वदा सामने लेके आएंगे, लेकिन वो इस बात पर एग्री हैं कि एक बेंच अगर बना लिया जाता है जो JUIFA कहती है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। राव खालिद साहब, मुसव्वदे आ गए, अब ये इंतज़ार था और हुकूमत का मुसव्वदा भी आ गया जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जिस पर हुकूमत बात कर रही थी लेकिन मुसव्वदा सामने नहीं था। JUIFA का मुसव्वदा भी सामने आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको लगता है कि नज़रियाती इख्तलाफ है इन तमाम मुसव्वदों को देख कर, या आपको लगता है मफादात हैं? देखें, एक पहले बड़ी कमेटी डली हुई थी, अब एक उसमें छोटी कमेटी भी डाल दी गई है जी, तो वो देखेगी चीज़ों को कि किस तरह से लेके चल रहे हैं। बात मुसव्वदों की आईनी तरमीम की नहीं है, बात है एक बुनियादी असूल की। मुझे रोज़ हैरान करते हैं बिलावल साहब जो बयान देते हैं, आज वो हज़रत कायदे आज़म को उन्होंने कोट कर दिया। तो मसला ये होता है कि आप जब पिक एंड चूज़ करते हैं एक बयान को, उसको हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के अलावा बग़ैर उसके करते हैं, तो फिर यही नतीजा निकलता है उसका। मुझे लगता है वो ख़ुद अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते तो उनको समझ आ जाती कि कायदे आज़म जब फरमाया था उन्होंने 1931 में, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। उस वक्त पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहस चल रही थी और उसकी वजह यही थी कि जो एग्जेक्टिव थी वो समझती थी ये अदालतें जुडिशल रिव्यू के नाम पे, अदालतों कानून की तशरीह के नाम पे हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, दे आर नो बॉडी। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जजों को उठा के इंडिया में पोस्टिंग कर दी गई उनकी, वहाँ से इस किस्म का झगड़ा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कहता हूँ कि हम रिवर्स गियर में जाते हैं आगे जाने के बजाय। उस वक्त हर पूरी दुनिया में इस पर बहस होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जो सिर्फ इस पर करे और इन चीज़ों को तय करे। उसके बाद हुआ ये कि आपका चार्टर ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है वो आ गया,
जब वो आया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने देखा कि ब्रॉडर जो इश्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ, उसके अलावा इंडिविजुअल राइट्स का इशू भी तकरीबन उसी लेवल का है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी या जुडिशल कोर्ट्स जो है रूटीन में वो करेगी, तय करेगी। फिर ये ओवरलैपिंग शुरू हुई 70s में 80s में, बहुत डिस्कशन हुई और फाइनली जो अभी भी बहस जारी है उसके ऊपर, फाइनली नतीजा ये निकला है। वो कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं होगा तो जो मुंतखब नुमाइंदे हो भले डिक्टेटर हो, उनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज पाई जाती हैं। वो कानून साजी भी ऐसी करते हैं, वो ऐसे एक्ट लेके आते हैं, आइन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लेके आते हैं जो इनफरादी हकूक़ को, बेसिक फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू कोई भी लेजिस्लेशन हो उसका बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक पॉइंट, ये एस्टेब्लिश दुनिया में हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो जुडिशियल रिव्यू है वो अगर हो तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। 1973 में बिलावल साहब के नाना ने जो आइन बनाया था वो बड़ा फ्यूचरिस्टिक था, उसकी अप्रोच बिल्कुल ठीक थी और ये मानना पड़ेगा अभी तक वो निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। अगर आप इंडिविजुअल केसेस को लेके 2-4 वज़ीर आज़म के या 2-3 मार्शल लॉ की इंडोर्समेंट के अलावा बाकी भी हज़ार केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन का हुआ है और बहुत सी चीज़ें उसमें डिसाइड हुई हैं। जैसे अभी मखसूस नशिस्तों वाला केस है, वो फंडामेंटल राइट पे जाके डिसाइड हुआ है क्योंकि वो अवाम का केस है, अवाम के वोटों का मसला है। तो आप ये कहें कि जी अगर साकिब निसार साहब या बंदयाल साहब या आसिफ कोसा साहब या इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ सुओ मोटो गलत ले लिए 2-4 या उन्होंने कोई 1-2 गलत फैसले कर दिए, उस बुनियाद पर आप पूरे सिस्टम को तलपट कर दें और इतने बेहतरीन तरीके से पूरा सिस्टम अभी तक आपका उसी तरह से चल रहा है। पार्लियामेंट अगर आप इनफरादी फेल पे जाते हैं, इवन इज्तिमाई फेल पे भी जाते हैं इदारों के, तो पार्लियामेंट भी अपने ज़रा गिरबान में झांक ले एक दफ़ा। 270 मैंने ऐड कराया था जिसमें आपने ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ को आईनी तरमीम करके इंडोर्समेंट दी। 270 AA भी मैंने नहीं किया था, वो भी इस पार्लियामेंट ने किया था जिसमें बिलावल साहब भी बैठे थे और बाकी बिलावल साहब के बुजुर्ग बैठे थे और बाकी लोग भी उनकी पार्टी के लोग बैठे थे, जिन्होंने 270 AA करके जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को इंडोर्समेंट दी, कोर्ट के फैसले को इंडोर्स किया, उसको किया। उसके बाद 270B और 270BB हुआ जिसमें इलेक्शन डिले को आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया, 2002 के इलेक्शन को और 2008 के इलेक्शन को। तो मैंने तो नहीं किया, ये आप भी बराबर के हिस्सादार हैं। तो मसला ये कि जब आप असूली बुनियाद पे खड़े होंगे, जब आप असूली बुनियाद पे बात करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। और दूसरी बात ये, आपको तरमीम का बड़ा शौक़ है, 18वीं तरमीम आपने की है, मुझे उसके इतलाक़ के हवाले से बता दें, आप मुतमईन हैं कि आप उसका इतलाक़ कर पाए हैं? सूबे उतने बाइख्तियार हैं जितने आपने उनको खुद मुख्तारी दी है। NFC वार्ड के ऊपर हर रोज़ आपका झगड़ा होता है, रॉयल्टी के ऊपर आपका झगड़ा होता है सूबों का मरकज़ के साथ, और अमन व अमान की सूरत को कंट्रोल करने के हवाले से आप रिक्वेस्ट करते हैं जी रेंजर्स लगा दे कराची में। तो कितना आपने इम्प्लीमेंट किया उसको? हेल्थ के हवाले से तालीम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 18वीं तरमीम के जो इख्तियारात आपके पास हैं कितने आपने इम्प्लीमेंट कर लिए? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बना लेंगे, आप उससे अगर समझ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर फारग नहीं होंगे या फांसी नहीं दी जाएगी या ये नहीं होंगी, ये आपकी खाम ख्याली। आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं रुक सकती। आप जब असूल की बुनियाद पे, जमहूरियत की बुनियाद पे और अवाम के मफाद की बुनियाद पे आप बात करेंगे, अवाम के बेहतरी के लिए बात करेंगे, तो फिर आप सही तरमीम भी करेंगे और वो इम्प्लीमेंट भी होंगी और उसका रिजल्ट भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक निकलेगा। यानी आप समझते हैं ये जो डेडलॉक है, ये इक़्तिदार स्पेसिफिक करके आप कोई नहीं कर सकते हासिल। ठीक है। अच्छा, नजम साकिब साहब, एक ख्वाहिश का इजहार, या आपने बताया था कि आपकी एक राय भी है और आपको लगता भी है ऐसा होगा, वो ये थी कि 25 अक्टूबर रेड लाइन नहीं होगी और चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं वो चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। वज़ीर कानून साहब ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको लगता है ये 25 वाली डेडलाइन पे हुकूमत ने ये डेडलॉक तोड़ दिया है? लगता तो यही है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है बावजूद कि इन तरमीम को करना है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर का माहौल है, जो बता रहा है, जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार साहब कर रहे हैं जी कि फ़लानी तारीख 25 तारीख को ये होगा और फिर उनका सेंड ऑफ होगा और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़लाना होगा, ये चीज़ें तो सुनने में आ रही हैं। होगा क्या ये तो अल्लाह जानता है। आप यकीन कर लीजिए किसी को कुछ नहीं पता। और ये जो सारी बातें हो रही हैं ना, ये मुसव्वदा इसका आया, मुसव्वदा उसका आया है, देखिएगा कि ये अगर मौलाना साहब उस वक्त मान जाते जब उन्होंने के मानने से इनकार कर दिया था, उस वक्त ये मंजूर हो जाना था। अभी ये मुसव्वदे बाद में आ रहे हैं, ये आफ्टर थॉट है।
जहाँ तक बिलावल साहब की बात है तो कायद आज़म के ख्वाब का उन्होंने जिक्र किया, अपने नाना के ख्वाब को भूल गए। और फिर कायद आज़म ने यह भी तो ख्वाब देखा था ना कि जो पाकिस्तान में बना रहा हूँ या पाकिस्तान जो बन रहा है उसमें इंसाफ होगा। कायद आज़म ने कोई एक ख्वाब देखा था? आप उनकी तहरीरें तो पढ़ें, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें। वो खुद एक लॉयर थे, कानून पे और यानी आइन पे उनका पूरा यकीन था। तो क्या उनके उन ख्वाबों का भी जिक्र कहीं पे होगा जो उन्होंने देखे थे, जिनको हमने बिल्कुल सत्यानाश मार के रख दिया इस आजकल के पाकिस्तान में? ये पहला सवाल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आया जब आप और यानी राव साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा, ये सारी सियासी जमातों के जय्यद जो है ना सियासतदान, मुझे ये बता दें कि क्या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलनी चाहिए या आइन जो है वो पार्लियामेंट के ही मरहूने यानी मिन्नत हो, उसके ज़ेरे एहसान हो, किसी वक्त भी चेंज हो जाएगा? अगर तो 2/3 की बात है तो क्या 2/3 अगर अक्सरियत हासिल होती है तो पाकिस्तान के बारे में या आइन के बारे में आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी जमहूरियत का मसला है, बुनियादी पॉलिटिकल साइंस के बेसिक आप बीए के किसी स्टूडेंट से पूछें कि अगर आपको आइन में तब्दीली करनी है तो स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? उसमें ये जो बनते हैं ना, ये जो वैसे तो ये हुकूमत ही बनी हुई है, इनके पीछे तो है ही कोई नहीं, अवाम तो पूरी किसी और के पीछे थी, तो अवाम का भी नाम ये नहीं ले सकते। सबसे बड़ा उसमें होता है यानी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उसमें नेचुरली आपके स्टेक होल्डर्स, उसके बाद आपकी अवाम होती है। अवाम क्या चाहती है, किसी को परवाह है इसकी? फिर आपकी अदलिया जो कि आइन को समझती है, किसी जजेस के बेंच को इन्होंने कोऑप्ट किया है कि जी हम कर रहे हैं। वो लोग जो कि दिन रात कानून सब ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम से वोट लेकर आए हैं, तो फिर अवाम की सोच को लेकर वो पार्लियामेंट में आए हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, वो अवाम के वोट से लेके आए हैं, चाहे 45 या 47, इससे गर्ज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये अवाम के वोट लेके आए हैं, अवामी ये नुमाइंदगी करते हैं। मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूं कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कल को 2/3 से आप फैसला करते हैं कि आइन हम एब्रोगेट करते हैं? एक जो अच्छी बात कर रहे हैं ना ये लोग, ये जो तरमीम कर रहे हैं, वो भी बताता चलूं आपको। अच्छी बात ये कर रहे हैं कि जब पहले बात होती थी कि 1998 में एब्रोगेट हो गया, 1962 में हो गया, 1969 में हो गया, किसी फौजी डिक्टेटर ने आइन के परखचे उड़ा दिए। अब आज से 20 साल बाद क्या बात हो रही होगी? इन तीनों का जब जिक्र आएगा ना, तीनों जमानों का, जब आइन एब्रोगेट हुआ था तो साथ में ये भी आएगा कि एक अवामी हुकूमत भी आई थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, जिसके होते हुए आइन के परखचे उड़ा दिए गए। ये चीज आएगी और ये चीज आपको अभी तो अंदाजा नहीं है इसका, अभी तो आपको जुनून है कि करना है बस आपने। इस वक्त ये आखिरी बात, आज के जजेस हजरात जो खत लिख रहे हैं ना, ये उनके लिए खास पैगाम है इन तरामीम में। और मुझे ये खत लिखने वाले जजेस जो है ना, कल को इनके पास 2 ऑप्शंस होंगी, या तो ये यानी कोई और करियर ढूंढेंगे, कोई किसी और करियर का इंतखाब करेंगे, या फिर अपने इस्तीफे तैयार करके अपनी अपनी जेबों में रखेंगे। क्योंकि इस किस्म के माहौल में जिसमें किसी की ट्रांसफ़र किसी वक्त भी कहीं पे भी कर सकती है हुकूमत, अपनी मर्जी से जज को दाएं बाएं कर सकती है, अपनी मर्जी से जज लगा के और उससे अपनी मर्जी के फैसले ले सकती है, तो जो इंटेग्रिटी वाले जजेस हैं उनके पास यही 2 ऑप्शन बचती हैं, या वो इस्तीफे दे देंगे या कोई और करियर करेंगे। क्योंकि इस माहौल में किसी इंटेग्रिटी वाले जज का काम करना निहायत मुश्किल। यानी आपको लगता है कि तारीख में इसको कैसे याद रखा जाएगा, ये आज इनको सोचना होगा। साकिब रशीद साहब, अहम मामला एक और भी अब सामने आ गया है कि मुजव्वज़ा जो आइनी तरमीम की बात की जा रही है, इसके खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लग गई है और 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। तो उस हवाले से क्या तफसीलात हैं और किस किस की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अहम बात है कि ये साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबू जुबैरी साहब और उनके साथ जो पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ मेंबरान हैं, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी मुमकिना और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ, उस पर 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच जो है बिठा दिया गया है। ऐसे लगता है कि ये एक जो है वो राय हो सकती है, तासुर हो सकता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा माजी में या माजी करीब में बड़े क्लियर रहे हैं कि पार्लियामेंट के उमूर में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वो दरख्वास्त वहीं पे खारिज कर दी तो ये भी एक रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा और हुकूमत के लिए एक और रिलीफ होगा, जिसको ये खदशा है
कि अगर वो आईनी तरमीम ऐसी करेंगे जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज होना या जो एक स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो खत्म होने का खदशा हुआ तो कहीं अदालतें जो है वो इंटरवीन ना कर दें। फिर हाई कोर्ट्स में जो है वो पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को कोई ऐसा ऑर्डर कर देती है और ये कहती है कि पार्लियामेंट के उमूर में इस तरह हम कहीं दूर दूर तक मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है ये मामला जो है वो हुकूमत के लिए एक और रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो मुसव्वदों की बात हो रही है वहां पे मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अपने मुसव्वदे एक्सचेंज किए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुसव्वदा भी है, लेकिन इन तमाम मुसव्वदों में जहां पे एक आईनी अदालत की बात है वहां एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो है कि 68 ईयर जो है वो एज होनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ये कहती है कि जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस हो उसकी एज जो है वो 68 ईयर होनी चाहिए। तो 68 ईयर एज की जब बात आई थी तो ये एक राय बन रही थी, एक तासुर उभर रहा था कि शायद जो है वो रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा को लगाना जो है वो मकसूद हो, इसलिए 68 की जा रही है। वगरना तो जजेस की एज जो है वो 62 और 65 बड़ी जो पुरानी चलती आ रही है। 68 करने में की बात जो है वो समझ नहीं आती। इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी इनके दरमियान जो ड्राफ्ट सामने आए हैं इनमें बहुत बड़ा फर्क है। उसकी वजह यह है कि मौलाना और आज जो है वो उनके जो थे वकील हैं कामरान मुर्तजा, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने जो आईनी बेंच की तजवीज़ दी है और बिलावल साहब जो है वो कायदे आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना उनके ख्वाब को लेकर आगे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने बड़ी रिसर्च की है और आईनी अदालत जो है वो बननी चाहिए। ये एक बड़ी जो वो क्लियर बात है कि हुकूमत 17 अक्टूबर के बाद किसी वक्त भी इजलास बुलाकर ये जो है वो आईनी तरमीम करने की कोशिश करेगी। जो पीटीआई है वो ये कह रही है कि ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा और पैरेलल एक जो है वो अदालत हुकूमत खड़ा करना चाहती है। उनका ये कहना था कि ये डिले किया जाए इसमें, और जो पीटीआई है उसकी जो प्लानिंग लग रही है कि 17 अक्टूबर के बाद दोबारा एहतजाज और प्रोटेस्ट इसी तरह जैसे इस्लामाबाद बंद हुआ था दोबारा से वो मामला खुल सकते हैं अगर हुकूमत जो है वो उसी जानिब गई। इसके अलावा एक और जो पर्सन स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है कि आईनी अदालत के अलावा जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला था वो भी जो मौलाना है उनके तजावीज़ में नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है वो उनकी तजावीज़ में नहीं है। आर्टिकल 199 से जो बुनियादी हुकूक के कुछ मामला थे, कुछ जो क्लासेज है वो निकालने वाला वो नहीं है। तो मौलाना और पीपल्स पार्टी की जो दोनों मुसव्वदे हैं वो आपस में बिल्कुल मिसमैच है। उनको ऐसा करना कोई दरमियाना रास्ता, मुझे नहीं लगता कि दरमियाना रास्ता जो है वो निकल सकेगा। और दूसरी जानिब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो लटका हुआ है और 10-12 दिन रह गए हैं। एक वजह जो और जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनको जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिनर दिया जा रहा था उन्होंने कहा है कि वो डिनर वो नहीं लेंगे और उसमें 20 लाख रुपए खर्चा आता है तो वो ये खर्चा जो है वो नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी की जा रही है कि जब एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस डिनर ले रहा है, फुल कोर्ट ले रहा है, तो इनकमिंग चीफ जस्टिस है कौन, अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है। जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो तजवीज़ है उसमें ये है कि टॉप 3 में से एक चुना जाए। यानी ये लग रहा है कि ऐसा तय हो गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस जा रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं तय हो पा रहा, वो नाम फाइनल नहीं हुआ कि उस नोटिफिकेशन पे नाम किसका लिखा होगा। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो एक और अहम मामले की बात करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब अहम मामला है पाकिस्तान सऊदीया स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान जब भी मुश्किल मौशी सूरत हाल के अंदर दो चार हुआ है तो सऊदीया की जानिब से हमेशा पाकिस्तान की मदद की गई है और अब का जो उनका दौरा था इस वक्त के हमरा, इसमें भी $2.2 अरब की 27 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं और मज़ीद भी मौशी तौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से सऊदीया की जानिब से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। नजम साकिब साहब, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस मौके पर कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए, तो ये जो दौरा रहा है पाकिस्तान के अंदर सऊदी वक्त का, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात में ये किस हद तक मज़ीद मुस्बत साबित होगा? ज़रूरत है जी, और पाकिस्तान को तो FDIs जो हैं वो तो हर वक्त चाहिए थे। इन दिनों में तो बहुत ज़रूरी है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और सऊदी अरेबिया ने उसमें एक तरह से पहल की है।
सबसे पहले तो मैं एक फ़िक्रे में बताऊंगा कि ये जो आए थे उनके मिनिस्टर साहब आए थे, यानी किस चीज़ के थे ये मिनिस्टर? इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर आए थे, सरमायाकारी। जी, ये जो खालिद साहब आए थे, जी, इन्होंने जो बात की और जिस तरीके से बात की, बगैर किसी कागज़ के बात की, इनको शायद पता था कि हमारी तरफ से जवाब बड़ा मुख्तसर आएगा। इन्होंने दोनों तरफ से बात की और ऐसी तरीके से और हिसाब किताब के साथ सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात का। वेरी इम्प्रेसिव। और उसके बारे में एक फ़िक्रे में सिर्फ ये बताऊंगा कि ये एक उम्मीद अफजा दौरा था। अब इससे यह कि दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी वगैरह वगैरह, मुझे उसके बारे में थोड़े से शकूक हैं। उसकी वजह बताता हूँ। इसी तरह का एक जो पैकेज है वो पहले भी हुआ था जी। और फिर जब उसके सब्सिडरी एग्रीमेंट्स की बात हुई, अरामको वगैरह का ये वो, तो पता चला जी हमारी तरफ से डिलेज हो रही हैं। तो सबसे पहली तो बात ये होगी कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी ये 27 हुए हैं MOUs, इससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो अपनी तरफ से ऐसा ना हो कि CPEC वाला हाल हो कि इकोनॉमिक जोन्स पे आपको फिर बताना पड़े जी IMF को कि हम इसको फेज आउट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी इसमें समझनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने अपना अगर काम कर दिया तो आप अपना काम ना करें तो चलता रहेगा। पहली बात, ज़रूरी बात। दूसरा ये है कि जहाँ तक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का है, 2022 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान नेशनल, ये जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है। ये पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई 2022 में। उसमें फॉरेन पॉलिसी पे अलहदा से एक चैप्टर है। फॉरेन पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया। उस फॉरेन पॉलिसी के चैप्टर में चंद मुल्कों के ही नाम हैं, उसमें से एक सऊदी अरेबिया है। और उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये है कि इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री मिडल ईस्ट चाहिए। इंटरकनेक्टेड और कॉन्फ्लिक्ट फ्री मिडल ईस्ट चाहिए। और उसमें सऊदी अरेबिया का जिक्र करके मुकद्दस साइट्स जो उसकी हैं कि उसकी जिम्मेदारी हमने ली हुई है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। उसके बाद ये है कि जो मिलियंस ऑफ जो हमारे एक्सपैट पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, ख़ासतौर पे GCC कंट्रीज़ में, उनका हवाला दिया गया उस पॉलिसी में खुसूसी तौर पर थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसको हाईलाइट किया हुआ है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सऊदी अरेबिया की जब बात आती है तो कितनी अहमियत बनती है। अच्छा, ये जो हालिया दौरा हुआ है इसमें उन्होंने बताया हमें कि 2019 में $3 बिलियन की थी हमारी ट्रेड। 2019 में 3 अरब की थी, जो 2024 में 5.2 बिलियन हो गई है। ये कोई इतनी अच्छी बातें नहीं है, इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया को देखें आप, जो वो कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ या UAE के साथ, तो उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात हो रही है। अच्छा, जो एक और अच्छी बात हुई मुझे याद आ गई, जो इसमें हुई कि इन्होंने ये जो वजीर आए थे खालिद बिन अब्दुल अजीज, जो आए थे इनके इन्वेस्टमेंट के सरमायाकारी के वजीर थे, इन्होंने SIFC का खास तौर पे जिक्र किया। तो मुझे याद आया कि जिस SIFC पे IMF ने कुछ खदशात जाहिर किए हैं, वो इन्होंने आके क्लियर कर दिए कि SIFC को उन्होंने हाईलाइट किया और उनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इनके साथ करने का। सिर्फ इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो दोस्त हम समझते हैं ना, ये दोस्त वो दोस्त नहीं है जिस तरह मेरी दोस्ती राव साहब के साथ है। नेशनल इंटरेस्ट होता है और उस नेशनल इंटरेस्ट में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुल्कों को कि जो उन्होंने कमिट किया है वो पूरा करें। और दुआ ये है कि इस दफ़ा कम अज़ कम सऊदी अरेबिया ने जो ऑफ़र्स किए हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, उनको हम ठीक तरीके से लें और उस पर सहज के आराम से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। राव खालिद साहब, ये ज़राअत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और बिजली, ये वो नुमाया शोबे हैं जिसमें सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो इम्पॉर्टेंट बात जिसका नजम साकिब साहब ने जिक्र भी किया कि मुआहदे तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसको आगे लेकर चलते हैं तो कुछ मुआहदे तकमील तक नहीं पहुँच पाते। तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम कर पाएँ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा ही होगा, क्योंकि सऊदी अरब को अगर हम देखें तो वो तो हमारे साथ MOUs वगैरह साइन हमने लाखों किए हुए हैं और उनका पता नहीं क्या बना है, उसका मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हमने किए हुए हैं। लेकिन इसमें मुझे इसलिए सीरियसनेस नज़र आ रही है क्योंकि ये पाक सऊदी अरब रिलेशन की बात अब नहीं है।
नो डाउट हमारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, मजहबी हवाले से हों, वैसे हों, हुक्मरानों के लेवल पे, मुल्क की सतह पे, फ़ौज की सतह पे, वो बहुत आइडियल रिलेशनशिप हमारे रहे हैं हमेशा से और रहेंगे भी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये हो रहा है, अब जितना जो सऊदी अरब जो मूव कर रहा है, अब वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत मूव कर रहा है। वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, पेट्रोलियम से हट के बाकी शोबों में, दुनिया भर में वो कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, और सऊदी अरब के अंदर भी वो बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी ज़्यादा खुल रही हैं। ये टू वे आप कह लें एक तरह से ट्रैफिक होगी। हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर कोलैबोरेशन होता है तो ना सिर्फ उनकी कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, हमारी कंपनीज वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, उसमें रोज़गार के मौके नेचुरली बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और खुल रहे हैं वहाँ पे। मुझे पता है बहुत से लोग वहाँ पे हमारे जाके काम कर रहे हैं और अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे आपने माइनिंग की बात की, तो रेकोटेक में मेनली उनका जो है हमारे 25% शेयर हम उनको देना चाह रहे हैं, जो कि $2 बिलियन के करीब बनते हैं। अच्छा, उनकी इन्वेस्टमेंट जो होगी बेसिकली, एक तो ट्रेन है जो ग्वादर तक बननी है, वहाँ से कुछ 650 किलोमीटर या उसकी है। उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट है एक, कोई इतने 600-700 मेगावाट का। तो ये दोनों के ऊपर जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप देखें 30,000 जॉब्स की वहाँ एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो आएंगी। उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर में इस तरह से, एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक की बड़ी ज़रूरत है। मिडल ईस्ट में दुनिया भर से आते हैं, न्यूजीलैंड से मुझे पता है आते हैं, स्पेशल उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए हैं, और न्यूजीलैंड में सारा हलाल गोश्त मिलता है आपको, इसी वजह से कि उन्होंने मिडल ईस्ट में करना, उन्होंने ख़त्म ही कर दिया बाकी सिलसिला। उन्होंने कहा सिर्फ हलाल गोश्त यहाँ से तैयार होगा, चाहे मुल्क में यूज़ हो चाहे बाहर एक्सपोर्ट हो। तो हमारी लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक के ऊपर हम बहुत कुछ उसका कर सकते हैं। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा कह लें कि मेरे जैसे बसियार खोर के लिए जो खुशी की बात है, वो उनकी फूड चेन अलबैक बहुत पॉपुलर, जो भी पाकिस्तानी खा के आता है वहाँ पे वो आके यहाँ पे तारीफ ज़रूर करता है। तो वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत पॉजिटिव है। ये मुझे पहली दफ़ा ये लग रहा है कि ये कोई MOU फाइलों में नहीं जाएंगे, ये पाया तकमील तक पहुँचेगा, आपको लग रहा है? क्योंकि खुद भी सीरियस है। और हमें जो आपने बात सवाल किया था मुझसे, हमें उसके लिए जो हमने रिस्पॉन्स देना है, हमें पहले की तरह नहीं करना, हमें बड़ा एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करना है, प्रोएक्टिवली रादर, कि हम इकोनॉमिक जोन्स हमारे डेवलप करें। इकोनॉमिक जोन में वो $10 बिलियन के अरामको की रिफाइनरी लगाना चाह रहे हैं, CPEC के साथ। चाइना को भी उन्होंने इन्वाइट किया है, ईरान को भी इन्वाइट किया, सऊदी अरब कर रहा है उनको। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें 2 कदम आगे रहना चाहिए, और अगले 2-3 साल में हम बहुत चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। साकिब बशीर साहब, हमने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट की जो, हाँ, हमने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में माशी बेहतरी हो रही है, तो ये उसका एक इंडिकेटर भी है। और आपको लगता है कि इसके बाद फिर दूसरे ममालिक भी जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे? सऊदीया ने अब जब पाकिस्तान का रुख किया तो उसके बाद बाकियों के लिए भी एक ये रोड मैप हो जाएगा? ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है नेचुरली। सऊदी अरब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है, तो दुनिया भर के सरमायाकार देखेंगे यार ये लोग जा रहे हैं, पागल तो नहीं है ना कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो यकीनन दुनिया को हमें वो भी फायदा होगा। जी, ये साकिब बशीर जी बिल्कुल। वो अमूमी तौर पर ये MOUs जब वो दस्तखत होते हैं, साइन होते हैं और उसके बाद फाइलों का हिस्सा बन जाते हैं। असल मामला यही है कि जिस तरह SIFC का जिक्र किया गया कि यहाँ पे जो सरमायाकार आ रहे हैं उनको ऐसा फ्रेंडली माहौल मिले, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स वो ला रहे हैं, अभी भी जो वफद था उसमें 50 सऊदी अरब की जो कंपनीज हैं उनके जो ओनर्स थे वो मौजूद थे, 119 अफराद थे। और ये जो सऊदी अरब से वफूद आ रहे हैं इस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, ये पिछले अप्रैल और मई में भी 2 वफद आए थे, और इस दफ़ा तकरीबन मतलब 5-6 माह में ये तीसरे जो वो वफद आया है जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और पाक सऊदी अरब तो ताल्लुकात हैं वैसे तो हैं ही बहुत जो है वो अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मजहबी हवाले से भी बड़े। और अब जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसमें अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान को अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा, और जो यादाश्तें जो दस्तखत हुई है इनको आगे लेकर चलना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ जो है वो मतलब पेट्रोलियम से हटकर वो जो बातें कर रहे हैं कि ये तामीरात में भी है, टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, तवानाई है, ट्रांसपोर्ट है, साइबर सिक्योरिटी है, इसी तरह IT में है। एक और बात थी जो सऊदी जो आए हुए थे सरमायाकारी के वजीर, उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो चाहिए होंगी।
तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तानी जो सरमायाकार है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो जो कापर है, एल्युमिनियम या इस यानी माजी में हमने बहुत से मौके, जाकिर बशीर आप समझते हैं, हमने खोए हैं, लेकिन इस बार जो मौका है हम इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस किस्म के मौके खो दें। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, साइफर केस है, तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है, इद्दत केस है, 9 मई के केसेस हैं, खान पर बहुत सारे केसेस हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि आवाम की सहूलत के लिए क्या वज़ीर इत्तलाआत खान पर मौजूदा और आइंदा होने वाले केसेस की फहरिस्त फराहम कर सकते हैं कि नहीं? आज का गैर ज़रूरी सवाल, IMF का $7 बिलियन का पैकेज मंजूर हो गया। वज़ीर ख़जाना ने वादा किया है कि IMF की सारी शराइत पूरी की जाएंगी, IMF की सारी शराइत पूरी की जाएंगी और सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अगले 4 साल तक वज़ीर ख़जाना रहेंगे और अपना वादा पूरा करके जाएंगे कि नहीं? हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से आगाह करें। हम का वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।